हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है इंस्पायर साइंस क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं बाकी के बचे हुए प्रश्नों को भी। तो आइए, हम मेरे क्वेश्चन जो हो चुके थे 17 तक हो गए थे। 17 के बाद हम देखेंगे अगले प्रश्न पर आएंगे, और अगले 17 तक नहीं, उससे 16 तक हुआ था, 17 पर आएंगे। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 17 को एक बार फिर देखते हैं। करा कि सिरका क्या है, इसके उपयोगों को लिखें। तो ध्यान दीजिए, सिरका, अगर हम सिरके की बात करें तो सिरके का जो फार्मूला है वो CH3COOH होता है। कभी कभी तो यही पूछता है कि सिरके का सूत्र क्या होता है। इसी को बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। इसी को बोलते हैं क्या? एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। नाम सब याद रखिएगा, एथेनोइक अम्ल भी इसी को बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो इसके 2-3-4 नाम है, उसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसकी उपयोग, अच्छा ये बनता कहाँ से? ये सिरके से बनता है, मतलब गन्ने के सिरे से बनता है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। सिरका एथेनोइक अम्ल का तनुघोल है। देखिए, एथेनोइक अम्ल तो होता ही है, लेकिन सिरका ये पूरा पूरा नहीं कहलाता है, इसमें कुछ मात्रा में वाटर होता है। ठीक है, तनुघोल है, तनु विलयन है ये एसिटिक अम्ल का। क्लियर हुआ? इसमें अन्य पदार्थ जैसे एस्टर, शर्करा, जेक्स्ट्रीन आदि तथा अन्य अम्ल घुले होते हैं सिरके में, लेकिन अधिक मात्रा किसकी होती है? CH3COOH की होती है, इसीलिए सिरके का अम्ल भी इसको CH3COOH को कहते हैं। क्लियर हुआ? आदि घुले होते हैं। सिरके का उपयोग सुगंध पैदा करने वाले पदार्थ और अचार के परिरक्षक में किया जाता है। क्लियर हुआ? अचार के परिरक्षक के रूप में इसको किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे, अगले प्रश्न पे। करा कि एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुणधर्मों को लिखिए। अभी जो हमने पढ़ा एथेनोइक अम्ल ही था, उसके जो भौतिक गुणधर्म है वो हम पढ़ेंगे, और साथ में रासायनिक गुणधर्म भी 1-2 आपको समझा देंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपके पास में होता है क्या? CH3COOH, यह एक अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि ये H+ को क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है, यहाँ से उत्सर्जित कर सकता है। तो सबसे पहली चीज़ को एक बार हम पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि एथेनोइक अम्ल को साधारणतया एसिटिक अम्ल कहा जाता है। यह अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। क्लियर हो रहा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है, और आप जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह COOH होता है। क्लियर हुआ? एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहते हैं। ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास में 100 ml क्या है? सिरका है, तो 100 ml सिरके में 3 से 4% ही क्या होगा? एसिटिक अम्ल होगा। यानी CH3COOH कितना होगा? 3 से 4 ml ही होगा। आगे, यह अचार में परिरक्षक का काम करता है। अचार में इसको मिक्स करते हैं तो अचार खराब नहीं होता। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है। ये पूछा गया है एक बार। ठीक है, शीत के मौसम में ये जम जाता है, ये भी पूछा गया है कि ऐसा कौन सा यौगिक है जो शीत में यानी ठंडी में जम जाता है। तो कौन है? एसिटिक अम्ल है, या जो है एथेनोइक अम्ल है। क्लियर हुआ? इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं, ये भी पूछा गया है। पूछेगा निम्न में से किसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं? तो किसे कहते हैं? सिरके के अम्ल को या फिर एथेनोइक अम्ल को कहा जाता है। खनिज अम्लों की तुलना में इसकी अम्लता क्या है? दुर्बल है। बिल्कुल सही है। यह आयनीकृत नहीं होता, लेकिन कभी कभी हो भी जाता है। यह जल में आसानी से घुल जाता है। और जल में क्यों घुलता है? क्योंकि यह कैसा है? ये आपका ध्रुवीय यौगिक है। कैसा है? ध्रुवीय है। और ध्रुवीय क्यों है? ध्रुवीय इसलिए है भैया, ध्रुवीय इसलिए है क्योंकि CH3COOH टूट जाता है किसमें? COO, एक मिनट, CH3COO- और H+ में ये टूटता है। और देखिए यहाँ से ये ध्रुवीय आपको प्राप्त हुआ, यानी कि H और CH3COOH के बीच में ध्रुवता उत्पन्न होती है, और इसीलिए कैसा है? ये ध्रुवीय यौगिक है और जल में घुल जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। कह रहा कि ईंधन के रूप में एल्कोहल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? तो देखिए, एल्कोहल ईंधन का एक बहुत ही बेहतरीन स्रोत है। कैसे है आप जानते हैं? इसको एक बार पढ़ते हैं फिर क्लियर करते हैं। देखिए, गन्ना सूर्य के प्रकाश में रासायनिक ऊर्जा बदलने में सर्वाधिक सक्षम है। अगर आपसे सवाल पूछे कि पृथ्वी पर सर्वाधिक ऐसा कौन सा पौधा है
जो सूर्य की अधिकतम ऊर्जा को कहाँ बदलता है, ग्लूकोज में, तो क्या कहेंगे आप, उसे कहेंगे गन्ना, गन्ने की फसल। गन्ने की फसल जो है सबसे ज़्यादा कार्बन का जो है अवशोषण करता है, गन्ने की फसल, तो क्या हो जाएगा, गन्ना का फसल हो जाएगा। आगे देखिए, गन्ने का रस जो कि सिरका बनाने में उपयोग होता है, लाया जाता है, जिसका किण्वन करके एल्कोहल बनता है। क्लियर हुआ। उसके बाद कुछ देशों में एल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर स्वच्छ ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल CO2 और जल ही उत्पन्न करता है। ये बात आपको बिल्कुल याद रखना होगा। कैसे ये रिएक्शन होती है, एक बार रिएक्शन को आपको हम दिखा देते हैं कि कैसे ये जो है कैसे रिएक्शन करता है ये ऑक्सीजन से। तो देखिए आपके पास में क्या होगा, आपके पास में होगा क्या, CH3 CH2 OH और प्लस में ये करेगा रिएक्शन किससे, O2 से। तो आप जानते हैं कि अगर यौगिक में कार्बन है तो CO2 बनेगा और यौगिक में अगर हाइड्रोजन है तो H2O बनेगा। आप आँख खोल कर लिख सकते हैं, आँख मूंद कर कभी मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा। CO2 बना और H2O बना। इस तरह से ये जो है एक स्वच्छ ईंधन की तरह भी कार्य करता है। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पे आइए। करा कि एथेनॉल C2H5OH के भौतिक गुणधर्मों को लिखिए। इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा ये आपके लिए। कैसा रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए ये रंगहीन द्रव है, गंध सुनहला होता है इसका, ऊध्र्वपातित द्रव है, इसका क्वथनांक कितना है 78 डिग्री या 351 केल्विन होता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। एथिल एल्कोहल ऊध्र्वपातित होता है, यानी कि कुछ मात्रा में ये उड़ जाता है। क्लियर रहेगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। अच्छा थोड़े से कुछ और गुण पढ़ लेते हैं। कह रहा कि ये जल से हल्का भी होता है। कैसा है, जल से हल्का भी होता है और जल में घुलनशील है और लिटमस के प्रति कैसा है, उदासीन है। हालांकि ये हल्का सा अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय होता है, लेकिन लिटमस पेपर के प्रति कैसा है, उदासीन है, न्यूट्रल है। जल में घुलनशील क्यों है, क्योंकि C2H5 की बात करें, C2H5OH की बात करें तो इसमें H और C2H5O के बीच में पाई जाती है क्या, ध्रुवता पाई जाती है। और ये इसलिए यौगिक कैसा होगा, ध्रुवीय होगा और ध्रुवीय ही ध्रुवीय में घुलता है। जल ध्रुवीय होता है इसलिए जल में घुल जाएगा। क्लियर हुआ। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। सजीव प्राणियों पर एल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं फिलहाल। अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन करने पर उपापचयी प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है, इसके कारण समन्वय की कमी हो जाती है, मानसिक दुविधा होती है, अनिद्रा, भावाशून्यता आ जाती है। मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर मृत्यु हो सकती है। मेथेनॉल की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। किसकी बात हो रही है, मेथेनॉल CH3OH की बात हो रही है। ये देखिए ये है मेथेनॉल। नहीं तो आप इसको समझ लें C2H5OH। ये तो कहोगे कि हम तो पीते हैं, मतलब आप नहीं पीते हो, लोग पीते हैं, मरते नहीं हैं। तो इसको पीने से कोई नहीं मरता, लेकिन अगर इसको पी लिया जाएगा तो वो तुरंत ही मर जाएगा, कोई भी प्राणी हो, चाहे इंसान हो, कोई भी चीज़ हो। क्योंकि ये CH3OH यानी कि मेथेनॉल ज़्यादा घातक होता है और एथेनॉल कम घातक है। जो पीते हैं लोग इसी को तो पीते हैं, ये नहीं पीते हैं। ठीक है, किसको पीते हैं, C2H5OH को पीते हैं। क्लियर रहेगा। मेथेनॉल यकृत में ऑक्सीकृत होकर मेथेनॉल बनाता है और मेथेनॉल जानते हो ये घातक होता है। ये देखो मेथेनॉल एक सेकंड HCHO यही है मेथेनॉल, और ये मेथेनॉल जो है घातक होता है जहर के तरीके। अब देखिए मेथेनॉल यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ शीघ्र अभिक्रिया करने लगता है, इससे प्रोटोप्लाज्म नष्ट हो जाता है। प्रोटोप्लाज्म जानते हैं आप, ये चक्षु तंत्रिका को भी प्रभावित करता है, व्यक्ति अंधा हो जाता है। एक सेकंड जरा इसको समझ लें। प्रोटोप्लाज्म कहाँ होता है, किसी भी कोशिका में केंद्रक को छोड़ करके जो भी ये मटेरियल है ये कैसा है, सब प्रोटोप्लाज्म है। और इस प्रोटोप्लाज्म से रिएक्शन करेगा और ये प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, धीरे धीरे नष्ट होगा। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नष्ट हो जाएगी, धीरे धीरे पूरा केंद्रक ये सब कुछ इसमें नष्ट होगा और चक्षु तंत्रिका इससे होगी क्या, प्रभावित, और व्यक्ति अंधा हो जाएगा। क्लियर हुआ। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर मैल कहें या मैसिल कहें, मिसिल जानते हैं आप, मिसेल ठीक है, के निर्माण को समझाइए। अब ध्यान दीजिए, जल कैसा है, कठोर है, और साबुन जो है कठोर जल में जल्दी झाग नहीं देता है। क्लियर हुआ। लेकिन अब कैसे निर्माण करेगा, थोड़ा सा इस पर पढ़ते हैं। कह रहा है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों की उपस्थिति के कारण
जल कैसा हो जाता है, कठोर हो जाता है। अब जल कठोर है अगर तो ठीक है, जब जल कठोर है तो जल को साबुन से उपचारित किया जाता है, तब साबुन कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के साथ अपक्रिया करके अविलेय पदार्थ बनाते हैं और ये अविलेय पदार्थ मैली या मिसेली का निर्माण करते हैं। क्लियर हुआ? आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है? तो देखिए करोड़ों वर्षों तक आप जानते हैं जीवाश्म ईंधन कैसे, कोई भी जीव हो, पहले एक बार समझ लेते हैं, जीव हो चाहे आपके पास में, जीव का मतलब कोई भी हो सकता है, लेकिन एक बार इसको समझिए। आपके पास में जैसे पौधे हो गए, क्या हो गए, पौधे हो गए, आपके पास में जंतु हो गए। तो पौधे और जंतु, जैसे मान लीजिए कोई भूकंप आ गया या कोई ऐसी भयानक जो है तबाही आ गई जिससे कि पौधे और जंतु क्या हो गए, मिट्टी में दब गए, और दबने के बाद करोड़ों वर्षों के बाद ये सब बदल जाएंगे किस में, कोयले में, जीवाश्म में बदल जाएंगे, और इन्हीं से बनेगा पेट्रोलियम, और इन्हीं से बनेगा क्या, इन्हीं से बनेगा कोयला। तो देखिए करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सतह में गहरे दबे हुए पौधों तथा पशुओं के अवशेषों से प्राप्त ईंधन को क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला और पेट्रोलियम इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्लियर रहेगा? आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा कि कार्बन तत्व एक अद्वितीय तत्व कैसे है? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, श्रृंखलन हो गया। दूसरी चीज़ सह संयोजक यौगिक बनाने की, फिलहाल इसको पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए सभी ज्ञात परमाणुओं में से केवल कार्बन परमाणु में ही ये क्षमता है कि वे आपस में मिलकर लंबी श्रृंखला बना सकते हैं। प्रत्येक ऐसी लंबी श्रृंखला कार्बन परमाणु को इस प्रकार सरल आधार प्रदान करती है जिसमें अन्य परमाणु विभिन्न विधियों द्वारा जुड़ सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन तत्व कई किस्मों, कई लिखा हुआ है एक बार, सॉरी, कई किस्मों के यौगिक बनाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? श्रृंखलन और सहसंयोजक यौगिक, इससे मैंने पहले भी चर्चा की है। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। ये सवाल दोस्तों, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार ये एग्जाम में आया है। इस पर हम बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे, एक बार इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ध्यान से देखिएगा। संजातीय श्रेणी, और ये होती क्या है, पहले इसको एक बार पढ़ते हैं। करा कि यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। इसके दो क्रमागत सदस्यों में CH2 ग्रुप का अंतर होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? एक बार इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से, थोड़ा सा इंतजार करिए, 1 मिनट बस। देखिए आपके पास में, जैसे देखिए आपके पास में CH3OH हो गया, आपके पास में CH3 CH2OH हो गया, आपके पास में CH3 CH2 CH2OH हो गया। अगर हम बात करें इसकी, ये क्या है, वैसे ये तो आपका जो है मेथेनल है, तो मेथेनॉल है। ठीक है, क्लियर हुआ? इसमें और इसमें, इन दोनों में अंतर कितने का है, एक कार्बन का। अब देखो C है यानी कार्बन है, 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, 3 यहाँ पे 2 कार्बन है और कितने 6 हैं। तो इसमें और इसमें अगर देखें तो CH2 का अंतर होगा, किसका, CH2 का अंतर। इसमें और इसमें भी कितना है, CH2 का अंतर है। ऐसे ही अगला जो यौगिक बनेगा उसमें भी CH2 का अंतर होगा। इसके अतिरिक्त एक तो एग्जाम्पल ये आप समझ लीजिएगा, इसके अतिरिक्त आप दूसरा एक और एग्जाम्पल देखिए, आसान एग्जाम्पल देखिए, बिल्कुल ईजी। देखिए आपके पास में जैसे मीथेन हो गया, क्या हो गया, मीथेन हो गया। आपके पास में CH3 मतलब CH3 CH3 हो गया। आपके पास में CH3 CH2 CH3 हो गया, और आपके पास में CH3 CH2 CH3 हो गया। देखो ये मीथेन है, ये आपके पास में आपका जो है ईथेन है, ये प्रोपेन है, और ये क्या है, ब्यूटेन है। तो देखिए आप मीथेन और ईथेन में आप तुलना करेंगे तो CH2 का अंतर होगा। कैसे होगा, देखो CH4 है और यहाँ पे 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हैं हाइड्रोजन और 1 है कार्बन, तो अंतर करोगे कितना आएगा, CH2 आएगा। इसमें और इसमें भी कितना है, CH2 का अंतर है, आप इसको जोड़ सकते हैं। इसमें कितना है, CH2 का अंतर है। ऐसे ही एक ही
क्रियात्मक समूह या एक ही सूत्र से ये बने हुए यौगिक हैं, इसीलिए कैसे हैं, ये समजातीय हैं। ठीक है। अच्छा, CH2 ग्रुप का अंतर मिलता है सब में। आगे लिखा हुआ जैसे एल्केन हो गया, सजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र कितना होता है, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, एक बार समझ लीजिएगा। इससे होना चाहिए था CnH2n प्लस में 2 होना चाहिए था। क्लियर हुआ? एक बार साफ साफ नोट कर लीजिएगा। इस श्रेणी के सदस्य मीथेन हो गया, जैसे ईथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया और पेंटेन हो गया, पेंटेन और हेक्सेन हो गया। इनमें जो अंतर है वो CH2 का है। कितने का है? CH2 का अंतर है। क्लियर हुआ? इसलिए ये कैसी हैं? समजातीय श्रेणी का उदाहरण हो सकता है मतलब हो सकता है कि है ही। आगे अगला देखते हैं, एस्टरीफिकेशन क्या है, इसकी अभिक्रिया और समीकरण दोनों बताइए। तो देखिए, जब भी कोई अम्ल हो और एल्कोहल से अभिक्रिया करे और अम्ल हो तो कैसा हो, कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल होना चाहिए। क्या हो? कार्बोक्सिलिक अम्ल होना चाहिए, नहीं तो आप जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेकर के रिएक्शन कराओ तब नहीं बनेगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल कोई भी हो, चाहे आपका मेथनोइक अम्ल हो, चाहे एथेनोइक अम्ल हो, चाहे प्रोपेनोइक अम्ल हो, ब्यूटेनोइक अम्ल हो, कोई भी अम्ल लीजिए, आपका एस्टर बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो देखिए, अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर बनता है। उसके पहले तो आप ये जानिए कि एस्टर वही होगा जिसमें आपके जो है COO ये आपके पास ग्रुप होना चाहिए। यही तो एस्टर का ग्रुप है, यानी कि क्रियात्मक समूह है ये। तो देखिए, अम्ल और एल्कोहल अभिक्रिया से क्या बनाते हैं? एस्टर और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को एस्टरीफिकेशन या एस्टरीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिएगा, एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल दोनों आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? एस्टर एसीटेट का बनना, यही एस्टरीकरण है और यहाँ से एस्टर बनाते हैं। इसको एक बार समझते हैं रिएक्शन कैसे ये हुई है। तो देखिए, रिएक्शन को देखिए एक बार। यहाँ देखो, ये है क्या? एथेनोइक अम्ल है, CH3COOH है और CH3CH2OH यहाँ पर यानी कि एथिल अल्कोहल है और यहाँ पे आपका एस्टर बना। कैसे बना है ये, इसको समझते हैं। एक मिनट देखिएगा, इस एथेनोइक अम्ल को ध्यान से देखिए और ये भी आप एथेनॉल को भी देखिए। एथेनोइक अम्ल जो है ये ज़्यादा अम्लीय है एथिल अल्कोहल से, तो जो ज़्यादा अम्लीय होगा वही तो H+ देगा। ये क्या देगा? ये देगा H+, ये H+ दे देगा। तो इसके पास क्या बचेगा? इसके पास बचेगा CH3COO-। इतनी बात क्लियर हुई। इसने H+ को डोनेट कर दिया और इसके पास क्या बचा? इसके पास बचा क्या? CH3COO- यानी कि सोडियम एसीटेट आयन बचा। क्लियर हुआ? अब इसको ज़रा देखिए इसको ज़रा देखिए, ये आपको देगा क्या? CH2 और यहाँ से निकल जाएगा आपका क्या? OH-। क्यों? क्योंकि ये कम अम्लीय है और ये OH- देगा और ये H- देगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो ज़्यादा अम्लीय है वो अम्ल का कार्य करेगा और जो कम अम्लीय है वो क्षार का काम करने लगेगा यहाँ पे। इसलिए जो है ये OH- देगा और H+ ये देगा। अब यहाँ से OH- और ये H+ दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? दोनों मिलकर बनाएंगे H2O और यहाँ से आपका जो है CH3COO- और CH3CH2 दोनों जुड़ जाएंगे। तो देखो, यहाँ देखिए, CH2CH3 यहाँ से इतना वाला जो पार्ट है, इतना जो पार्ट है ये किसका है? इतना पार्ट जो है एल्कोहल का है और इतना पार्ट जो है एस्टिक अम्ल का है। क्लियर हुआ? आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे, अगले प्रश्न पे आते हैं। समजातीय श्रेणी के लक्षण लिखिए। लक्षण एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि हमने वो तो पढ़ लिया एग्जाम्पल, लक्षण को पढ़ लेते हैं। देखिए, किसी भी समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र के द्वारा प्रकट किया जाता है। जैसे एल्केन सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों के एक ही सामान्य सूत्र। जरा इसको देखिएगा, ये यहाँ पे गलत लिखा है। एक सेकंड, कितनी मिस्टेक हुई है इसमें। देखिए, CnH2n+2 ये किसके लिए है? ये है एल्केन के लिए। एल्केन कोई भी हो और इनमें CH2 का अंतर पाया जाएगा प्रत्येक यौगिक में एल्केन के। क्लियर हुआ? किसी भी सजातीय श्रेणी के दो साथ साथ वाले सदस्यों में, फिर यहाँ से मिस्टेक है, CH2 का अंतर होगा। किसका होगा? CH2 का अंतर होता है। क्लियर हुआ? आगे देखिए, किसी भी समजातीय श्रेणी के सभी सदस्य एक जैसे होते हैं और मतलब एक जैसे रासायनिक गुण प्रकट करेंगे। एक जैसे तो नहीं होते हैं क्योंकि कार्बन
और हाइड्रोजन की संख्या में अंतर होता है, लेकिन रासायनिक गुण एक जैसे हो सकते हैं। क्लियर हुआ। आगे, किसी भी समजातीय श्रेणी के सदस्यों के भौतिक गुणों में अणु भार बढ़ने के साथ साथ क्रमिक परिवर्तन होगा। किसमें? भौतिक गुणों में, लेकिन जो रासायनिक गुण होंगे वो नियत होंगे, संभवतः मतलब अधिकतम देखा गया है। क्लियर हुआ। अगला, किसी भी सजातीय श्रेणी के सदस्यों को एक सी विधियों द्वारा तैयार किया जा सकता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे, सभी पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, हालांकि इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा जाएगा। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए, अथवा विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन के नाम उदाहरण सहित लिखिए। ऐसे यौगिक जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन हो और कार्बन हो। हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो अब देखिए, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को कहते हैं क्या? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। तो पहला देखिए संतृप्त। तो संतृप्त में आपके सिर्फ एल्केन आते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। सहसंयोजक एकल बंधों से जुड़ने वाले कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इन्हें एल्केन भी कहते हैं और इनका सामान्य सूत्र कितना है? CnH2n+2 है। एग्जाम्पल जैसे मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, पेंटेन हो गया, एट्सेट्रा। ठीक है, आदि तमाम तरह के हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। असंतृप्त खुली श्रृंखला वाले वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध हो अथवा त्रिबंधन हो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंधन रहने पर हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहते हैं, और अगर त्रिबंध हो तो एल्काइन कहेंगे। और एल्कीन का जो सामान्य सूत्र कितना है? CnH2n है। और कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिबंधन होने पर हाइड्रोकार्बन कहते हैं एल्काइन कहते हैं। इसका सूत्र क्या है? CnH2n-2 होता है। क्लियर है। आगे अगले प्रश्न पे आते हैं। मिथाइल एल्कोहल को किस प्रकार तैयार किया जाता है? तो देखिए, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। मिथाइल एल्कोहल को वुड एल्कोहल यानी कि लकड़ी के द्वारा बनाते हैं, और या वुड स्प्लिट भी कहते हैं। इसे लकड़ी के भंजन से प्राप्त किया जाता है। इसे तैयार करने के लिए लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों की वायु की अनुपस्थिति में क्या करते हैं? गर्म करते हैं कि उसमें से वाष्प जो है जल बाहर निकल जाए। मिथाइल एल्कोहल एक उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाता है। आजकल इसे जल गैस, जिसे क्या बोलते हैं? वाटर गैस बोलते हैं। हाइड्रोजन के मिश्रण को 300 डिग्री पर गर्म करके प्राप्त करते हैं। तीर के नीचे लिख लीजिएगा 300 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है। तो CO और H2 को बोलते हैं क्या? ये एक्चुअली CO प्लस में H2 होता है, सिंगल H होता है, सिंगल H होता है। इसे बोलते हैं वाटर गैस। क्या बोलते हैं? वाटर गैस बोलते हैं। एक्वारेजिया में आप जानते हैं HCl और HNO3 होता है। क्या होता है? HNO3 होता है। HNO3 होता है 3:1 के अनुपात में एक्वारेजिया ये होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा कि एस्टर किसे कहते हैं? इसे किस प्रकार बनाया जाता है? इसके दो उपयोग लिखिए। देखिए, एक बार पढ़ते हैं फटाक से, इसको फास्ट करते थोड़ा सा। जिन कार्बनिक यौगिकों का अभिलाक्षणीय गुण ग्रुप COO होता है, क्या होता है? COO होता है, एस्टर कहलाते हैं। इसके निर्माण के लिए कार्बनिक अम्लों के सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल से क्रिया कराई जाती है। ये रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, एक बार पीछे पलट कर देख लीजिएगा। और इसकी गंध फलों के समान होती है, इसलिए इसका उपयोग ठंडे पेय पदार्थों, आइसक्रीम, मिठाइयों और परफ्यूम में होता है। फलों में भी पाए जाते हैं। कौन? एस्टर पाए जाते हैं। पुष्प में जो गंध आती है वो एस्टर के कारण से आती है। ठीक है, क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा कि साबुनीकरण किसे कहते हैं? प्रयोगशाला में साबुन किस प्रकार बनाते हैं? वर्णन कीजिए। तो देखिए, जब वसा या तेल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो वसा या तेल के जो अणु हैं विघटित होते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। इसके फलस्वरूप क्या बनता है? साबुन बनता है। प्रयोगशाला में साबुन को बनाने की जो तैयारी है वो कैसे होगी? सब देखिए, साबुन को तैयार करने के लिए सबसे पहले चीज़ वनस्पति तेल, जैसे कैस्टर का तेल हो, कॉटन सीड का तेल हो, और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा हो, और सोडियम क्लोराइड हो। अगली स्लाइड पे आते हैं और देखते हैं कैसे ये बनता है। देखिए, ये देखिए, ये आपके पास में क्या है? कोई वनस्पति तेल है और साथ में क्या लिया गया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है। तो देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगा और यहाँ से ग्लिसरॉल बाहर निकल जाएगा, ये ग्लिसरॉल है, और यहाँ से आपको प्राप्त होगा क्या?
आपको प्राप्त होगा साबुन। क्या प्राप्त होगा? साबुन प्राप्त होगा। इसको सूत्र को समझने के लिए C17H35COONA होता है इसका फार्मूला। आप वहाँ से दिक्कत हो तो यहाँ समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह साबुन ये बन जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्रम पे। कहता कि अपमार्जक किसे कहते हैं? संश्लिष्ट अपमार्जक की संरचना बताइए, इसका प्रमुख लाभ। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि सफाई के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अपमार्जक कहते हैं। बहुत पहले से अपमार्जक के रूप में साबुन का प्रयोग होता रहा है, किंतु आजकल संश्लिष्ट अपमार्जक अधिक लोकप्रिय हो गए हैं। संश्लिष्ट अपमार्जक में 2 सिरों वाले यौगिक अणु होते हैं, जिनका एक सिरा जल आकर्षित करता है, जो प्रायः किसका होता है? सल्फेट का। ध्यान रखिएगा, सल्फेट का बना होता है, -2 होता है या सल्फोनेट का। सल्फोनेट का मतलब SO3Na होता है, ठीक है। ये इस पे चार्ज नहीं होता, क्लियर हुआ। सल्फोनेट तो ग्रुप का बना होता है। दूसरा सिरा जल को प्रतिकर्षित करता है, जो कि हाइड्रोकार्बन चेन होती है। हाइड्रोकार्बन क्या होती है? चेन, यानी कि C17H35C और इसके बाद COO आगे जुड़ेगा, या तो SO4 या तो जुड़ेगा क्या? SO3Na जुड़ेगा। क्लियर हुआ। ये आपकी जो है जल को प्रतिकर्षित करने वाली चेन होती है। संश्लिष्ट अपमार्जक कठोर जल में पर्याप्त मात्रा में झाग बनाते हैं। ये कठोर जल के साथ आग घुलनशील कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ लवण नहीं बनाते हैं, इसीलिए तो झाग बन जाती है। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पे आइए। क्या कारण है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है? तो देखिए, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु केवल 3 कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़ा रहता है। मैंने पहले भी चर्चा की इस बारे में। तथा जिस कारण इसमें षटकोणीय जाल की परतें बनती हैं, इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच की दूरी कैसी होती है? अधिक होती है। परतों के मध्य इस दूरी के कारण वितरित परतों के बीच कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंधों के बनने की संभावना समाप्त हो जाती है। अच्छा, उन परतों के बीच में क्या होता है? उन परतों के बीच में होता है वंडर वाल्स फोर्स या वंडर वाल बंध होता है, जो कि एक कैसा है? एक आभासी बंध होता है और ये टूट जाता है। क्लियर हुआ। चौथा सहसंयोजक यानी संयोजक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र छोड़ जाता है, इसलिए ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से होता है और ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक हो जाता है। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पे आइए। देखिए, ये इसकी संरचना बनी हुई है। देखिए, प्रत्येक कार्बन से जहाँ जहाँ ये आपको दिख रहा है, ये सब कार्बन है। प्रत्येक ये सब क्या है? कार्बन है। प्रत्येक कार्बन से 3 बॉन्ड आपको दिख रहे हैं। कितने? 3 आपको दिख रहे हैं। चौथा जो है वंडर वाल फोर्स है, ये जो दिख रहा है चौथा, ये क्या है? ये वंडर वाल फोर्स है या वंडर वाल बल या वंडर वाल बॉन्ड बोलते हैं इसको। और ये इलेक्ट्रॉन इसमें घूमा करता है, और जैसे ही करंट इसमें लगाएंगे, ये इन्हीं इलेक्ट्रॉन की मदद से, ये जो आपको वंडर वाल दिख रहे हैं डॉट डॉट करके, इन्हीं की मदद से करंट इसमें फ्लो होने लगेगा। इसलिए ग्रेफाइट कैसा? विद्युत का सुचालक। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि रासायनिक संरचना के आधार पर साबुन एवं अपमार्जक में भेद कीजिए। तो इससे पहले भी आप पढ़ चुके हैं। देखिए, साबुन और अपमार्जक दोनों में अंतर देखिए। साबुन क्या है? ये सोडियम या पोटेशियम के कैसे हैं? उच्च वसीय अम्लों के लवण से बनते हैं, जिनके वसीय अम्लों में 16 से 18 कार्बन परमाणु होते हैं। इसके अतिरिक्त अपमार्जक में क्या है? ये लंबी श्रृंखला वाले बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण या फिर लंबी श्रृंखला वाले सल्फाइड एल्काइन हाइड्रोजन सल्फेट के लवण होते हैं। क्लियर हुआ। साबुन में इनकी रासायनिक जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो C15H31COONA या फिर ये मैंने बताया था C17H35COONA सोडियम के लवण होते हैं। क्लियर हुआ। इसमें आप जानते हैं कि SO3Na+ होगा या फिर आपका जो है SO3Na, इस तरह से आदि हो सकते हैं, और SONA भी हो सकता है। इनकी चेन को भी आप देख लीजिए, इस तरह से ये बन जाएंगे। इसका जो ये आपको दिख रहा है, ये वाला सिरा जो दिख रहा है ये, और COONA, ये जल विरागी सिरा है और ये जल रागी सिरा है। ऐसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इसमें अब SONA में देखिए, तो इस तरह से ये भी आपका जल विरागी है और ये जल रागी है। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा कि बायोगैस के संगठन में कौन सी गैस है? तो देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से पढ़िएगा। बायोगैस यानी कि मीथेन और CO2 और हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन सल्फाइड का मिश्रण है, जिसमें 75% क्या है? मीथेन है। फलतः ये सर्वोत्तम ईंधन है। यही सवाल पूछा जाता है कि मीथेन यानी कि CH4 कितने % होती है? तो 65% होती है। कितनी होती है? 65%। अगर 60% ऑप्शन में हो तो भी आप यही टिक करेंगे। कितना टिक करेंगे? 60% टिक कर लेंगे। ठीक है। और इस प्रकार हमने यहाँ 35 प्रश्नों को पूरा किया।
और बिल्कुल बताइए कैसा लगा ये वीडियो, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।